चैप्टर 27 के स्टार्ट में हम देखते हैं पूरे हॉल में बिल्कुल शांति हो चुकी होती है क्योंकि अपने रोल ने एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया था। साथ ही वो सोच रहा होता है सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान के अनुसार चल रही हैं। तभी इंस्ट्रक्टर कहता है आपने बहुत अच्छा काम किया, तो अब आप अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। जब अपना रोल जा रहा होता है तो सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। साथ ही जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठता है तो सारे लोग बिल्कुल शांति और काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से उसे देख रहे होते हैं, लेकिन अपने रोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए रिपोर्ट देख रहा होता है। उसके पहले टेस्ट में उसने हाईएस्ट स्कोर किए होते हैं जो कि 2820 होता है और सेकंड में 3612 उसमें भी उसने हाईएस्ट का होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है जो भी चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं आराम से टॉप कर लूँगा। साथ ही वो बोल रहा होता है कि अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अभी तक किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। और हमें बता रहा होता है जब उसने अपने बड़े भाई के साथ मतलब डायलन के साथ अपनी ट्रेनिंग को फिनिश करा था तो वो एक एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच गया था और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ का जो स्टैट था वो 68 पहुंच गया था और इसके साथ वो आराम से 4000 स्कोर को इजीली कैचअप कर सकता था। लेकिन वो एक फ्रेशमैन के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा हो जाता। तो मैंने अब तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है उसके साथ मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मेरा बेस्ट सिर्फ इतना ही है और मैं इससे आगे नहीं कर सकता। और तो और मैंने अपने पंच की पावर को रिड्यूस करने के लिए अपनी साइकोकाइनेटिक पावर का भी इस्तेमाल किया। और जब से ये लोग पंच कर रहे थे तो मैंने अपने सिस्टम के कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए उनकी स्ट्रेंथ मेजर करी और एक राइट स्पॉट को ढूंढता रहा जिससे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो परफेक्ट संख्या में आए। और साथ ही ये भी सोच रहा होता है क्या मैंने अब तक जो भी करा है वो सही है, मैं इसको जानता तो नहीं लेकिन मैं अपनी पावर को सिर्फ तब तक छुपाऊंगा जब तक मुझे असली जो थ्रेड है जो कि अननोन है वो पता नहीं लग जाता, क्योंकि जितना समय तक मैं अपनी पावर छुपाऊंगा वो मेरे लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बंदे को मेरी पावर्स के बारे में पता लगे और गलती से भी अगर उन्हें मेरी पावर्स के बारे में पता लग गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल हो जाऊंगा। और वो अपनी पिछली लाइफ का एग्जांपल देते हुए बता रहा होता है पिछली लाइफ में मैं काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करता था जब मैं रैंक 1 को हासिल कर चुका था। इस वजह से जो मेजर गिल्ड्स थी उन्होंने मेरी स्किल्स को एनालाइज करके मुझे हंट डाउन करना शुरू कर दिया और मैं हमेशा उनसे बचकर भागता रहा और लास्ट में आते आते मैंने अपनी लाइफ को भी लॉस्ट कर दिया था। लेकिन इस लाइफ में मैं कोई भी ऐसी स्टूपिड थिंग को करने की भी नहीं सोचूंगा। पर तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है बोल रहा होता है कि जो ये वाला टेस्ट है ये ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो जितने ये पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और रोल सोच रहा होता है मैं काफ़ी देर तक सोचने लगा था लेकिन कोई बात नहीं, जब तक ये टेस्ट ओवर होने वाला है तब तक मैं अपने स्टेटस विंडो के स्टैट्स देख लूँ। और वो अपने स्टैट्स दिखा रहा होता है कि उसका लेवल 55 से 56 हो चुका होता है और उसके जितने भी स्टैट्स होते हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके होते हैं। साथ ही अपना रोल मटेरियल लिस्ट को पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि जो नेक्स्ट कोर्स है वो ऑब्स्टिकल कोर्स है जिसमें मेनली स्ट्रेंथ और एजिलिटी काम आती है। तो इस वाले में मुझे अपनी जो एजिलिटी और स्ट्रेंथ है उसे कंट्रोल करके इसे पार करना होगा। होपफुली जो डाल्टन और जेम्स है मेरे हिसाब से उन्हें अपना बेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं कितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और नैरेटर हमें बता रहा होता है कि किसी ग्रैंड मास्टर का डिसेंडेंट बनना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है, लेकिन उसके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है। और हमें बताया जाता है कि ड्यूक मार्कोस जो कि ग्रैंड मास्टर थे, जो कि डाल्टन के ग्रैंड फादर भी हैं, वो अपने चिल्ड्रंस को कभी भी स्वॉर्ड मास्टर के लिए फोर्स नहीं किया करते थे, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो नंबर 1 टाइटल को होल्ड करने के लिए अपना पूरा बेस्ट करते थे। तो इसी वजह से जो डाल्टन था उसके पूरी फैमिली मेम्बर्स उसे फोर्स करते थे मतलब ट्रेनिंग करने के लिए और अपने ग्रैंडफादर की रेपुटेशन को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए। पर इन सभी चीज़ों से डाल्टन काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी रहा करता था क्योंकि वो अपनी एज के ज़्यादातर बंदों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इन सभी चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने लगा। और वैसे तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो केयरफ्री पर्सनैलिटी थी, इस वजह से वो एकेडमी में आया ताकि वो अपने घर से थोड़ा दूर रह सके और इतनी बोरिंग ट्रेनिंग को भी वो ना करे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ अपना डाल्टन सोच रहा होता है अकेडमी के पहले दिन उन्होंने एक टेस्ट ले लिया और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे तो बस घर जाकर सोना है। और वैसे भी ये लोग इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं, क्या हो रहा है इधर। तभी वो रैंकिंग लिस्ट को देखता है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और सोच रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, जेम्स ये सेकंड प्लेस पर कैसे आ सकता है। भले ही मैं इसे हर बार फाइट में जीत जाता हूँ लेकिन अब तक का मैंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा देखा है मेरे अपोनेंट में और इससे बेटर भी कोई है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तभी इन्विजिलेटर बोल रहा होता है सभी के सभी बंदे अगले टेस्ट एरिया की तरफ मूव करो, सभी के सभी लाइन अप हो जाओ। तभी डाल्टन सोच रहा होता है जो फर्स्ट नेम वाला बंदा है वो राहुल है ना, शायद मैंने उसे कहीं देखा है। तभी वो देखता है राहुल उठ के कहीं जा रहा होता है और वो पूछ रहा होता है क्या तुम राहुल हो। तो राहुल हम देखते हैं राहुल को जो कि कह रहा होता है
आखिरकार तुम कौन हो। तो डाल्टन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, सॉरी ऑकवर्ड मूवमेंट पे आ जाता है और बोल रहा होता है मैं डाल्टन हूँ। और साथियों ये भी सोच रहा होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी आंखों में एक ग्लिम्स देखा था। इसकी आंखें गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है लेकिन इसका लेवल मेरे जितना नहीं हो सकता। तभी जो अपना रोल होता है वो बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पे कोई भी काम नहीं है तो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। और डाल्टन उसे रोकने की बोलता है पर अपना रोल कोई भी रिएक्शन दिए बिना वहाँ से चला जाता है। और डाल्टन उसके जाने के बाद सोच रहा होता है इसने मुझे यूं ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अब तक मैंने जितने बंदों को अपने बारे में बताया है तो सारे बंदे मेरे से बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे और ये मुझे बिना कोई रिएक्शन दिए यहाँ से चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता जा रहा हूँ इसके बारे में। और वैसे भी मैं उसका चेहरा देखना चाहूँगा जब ये मेरे से अगले टेस्ट में हार जाएगा। उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर सेकंड टेस्ट एरिया की तरफ दिखाया जाता है जिसके बाद हमें रोल को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है ये टेस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस हमें ऑब्स्टिकल को देखते हुए उनसे बचकर भागना ही तो है। पर जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ आती है कि हमें फुल बॉडी स्टील आर्मर को पहन के भागना है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के ट्रैप्स भी हैं और इन कोर्सों को पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग डिस्क्वालीफाई होने लगते हैं और बंदे कह रहे होते हैं क्या इतने सारे लोग अचानक से डिस्क्वालीफाई कैसे हो रहे हैं। रोल सोच रहा होता है भले ये सारे लो रैंकिंग स्टूडेंट्स हैं पर 100 लोग अभी से ही फेल हो चुके हैं और क्या इनने कुछ अलग चीज़ करी है। मैं जानता हूँ कि इन्होंने इस बार प्रेसिडेंट ग्रे के आने से इस ऑब्स्टिकल में कुछ चेंजेस करे हैं पर फिर भी कोई भी अब तक इसे पास नहीं कर पाया। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या ही बदल दिया होगा। जिसके साथ ही वो रैंकिंग बोर्ड को देखते हुए सोच रहा होता है चलो देखते हैं इसे कि अब तक लोगों ने कितने ज़्यादा फास्टली इसे पार करा है। थर्ड नंबर पे होता है 13 मिनट 33 सेकंड, सेकंड पे होता है 12 मिनट 52 सेकंड और जो टॉप 1 होता है वो थोड़ी देर पहले ही आया होता है जो कि 9 मिनट 12 सेकंड होता है। अब तक का ये सबसे बेस्ट टाइम है। साथ ही रोल उठते हुए सोच रहा होता है तो चलो अब मुझे पता लग गया कि मुझे कितनी ज़्यादा स्पीड से जाना है। और साइड में हम डाल्टन को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और बोलता है क्या मेरी टर्न आ भी गई, अरे यार चलो कोई बात नहीं। और उठते हुए उबासी लेते हुए आ रहा होता है और बोलता है कि चलो अब मैं अपनी टर्न को भी कंप्लीट करता हूँ। जिसके साथ ही जो अपना रोल होता है वो अपने सिस्टम विंडो में बोलता है क्या कोई स्पेशल चीज़ है। तो उसका सिस्टम बोलता है नहीं कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है, बस जो बेस्ट स्कोर है वो बदल चुका है, अब वो 7 मिनट का हो चुका है। और वो बोल रहा होता है कि अगर कोई भी चीज़ होती है तो मुझे अपडेट कर देना। तो उसका सिस्टम बोलता है यस सर। साथ ही अपना जो रोल होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ काफ़ी सारे टेस्ट एक साथ चल रहे हैं तो मुझे उनको मॉनिटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को देखता रहूँगा। तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैं देख लूँगा। उसके साथ ही इंस्ट्रक्टर बोलता है कैंडिडेट नंबर 285 रोल, मैं तुम्हें रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोल सुन रहा होता है और वो बता रहा होता है कि यहाँ काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि इल्यूजन मैजिक से बनते हैं और इनका जो डैमेज है वो रियल लाइफ जितना ही होगा और इन सभी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे क्योंकि जैसे ही तुम्हारा आर्मर रिकॉर्डेड डैमेज से बियॉन्ड डैमेज लेगा तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तुम समझ गए। तो रोल भी बोलता है यस सर। उसके साथ ही वो टेस्ट को शुरू करते हैं और अपना रोल शुरुआत से काफ़ी स्पीड से भागने लगता है और वो सोच रहा होता है कि जो आर्मर है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, इसमें मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स शुरुआत में ही फेल क्यों हो गए थे, लेकिन ये मेरे लिए इतना ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तो और अब तो मैंने एक्सपर्ट लेवल को भी रीच कर लिया है। पर वो सामने देखकर शॉक हो जाता है। हमें पता लगता है फर्स्ट ऑब्स्टिकल जो कि टर्रेंट नाम से होता है उसमें बहते हुए पानी में जो पत्थर है उनको उन पर चढ़कर उसे पार करना है। जिसके साथ ही अपना रोल उसे पार करते हुए सोच रहा होता है भले ये इल्यूजन स्पेल है पर ये काफ़ी ज़्यादा रियल दिख रहा है और पता नहीं इसमें कितने सारे माना स्टोन का यूज़ किया होगा और ये तो सिर्फ इनने एडमिशन टेस्ट के लिए किया है, ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट है। लेकिन मेरा क्या। और अपना रोल उसे काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से पार कर रहा होता है। अगला ऑब्स्टिकल फॉरेस्ट ट्रैप्स होता है। उसमें फॉरेस्ट में काफ़ी सारे ट्रैप होते हैं जिन्हें तुम्हें पार करना होता है और साथ ही अपना रोल काफ़ी स्पीड से वहाँ से भी गुजर रहा होता है। लेकिन तभी वो एक ट्रैप पर पैर रख देता है जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी सारे एरोज आते हैं, लेकिन अपना रोल उन्हें आराम से डॉज कर लेता है और जिगजैग पोजीशन में भागते हुए वो उसे भी आराम से क्लियर कर लेता है। और देखते हैं हम आगे चलते हुए रोल को काफ़ी सारे ट्रैप्स मिल रहे होते हैं जिन्हें वो धीरे धीरे करके आराम से उन्हें ख़त्म कर रहा होता है और अपने सिस्टम विंडो में उनको खत्म करते हुए अपने सिस्टम विंडो पे भी नज़र रख रहा होता है। जिसके साथ ही अपना रोल अपनी स्वॉर्ड को अपने मयान में रखता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से वहाँ से भागने लगता है।
और हम पाते हैं कि जो पूरी ज़मीन होती है वो टूटने लगती है, लेकिन अपना रोल जिगजैग करते हुए ऐसे भाग रहा होता है और तो और अपने सिस्टम को भी आराम से देख रहा होता है, जिसमें वो देखता हम है कि पाते जो हैं जेम्स कि और उसके डाल्टन है सिस्टम वो में आराम लिखा से होता क्लियर है, जो कर चुके जेम्स और हैं। डाल्टन अराउंड होते हैं, 5 जिसमें मिनट से में उसे उन्होंने इस पास टेस्ट को कर रहे हैं, कंप्लीट कर वो दिया, अराउंड 5 मिनट में उसे क्लियर कर लेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है इन बच्चों के लिए। लेकिन अपना रोल सोच रहा होता है जो जेम्स और डाल्टन है उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि वो इतने ज़्यादा जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मुझे भी इसे डॉज करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पीड से न्यू रिकॉर्ड सेट करना है। और तभी अपना रोल देखता है सामने एक ब्रिज को और वो सोच रहा होता है क्या एक ब्रिज, साथ ही वो अपने सिस्टम विंडो को भी देख रहा होता है। सच में काफ़ी ज़्यादा सही बंदा है। और अपना रोल सोच रहा होता है ये तो स्विंग हो रहा है और अगर मैं इस पर चढ़ूंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा हिलेगा, मुझे अपने फुटवर्क्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जिसके साथ ही अपना रोल अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो बोलता है कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे और वो काफ़ी स्पीड से उसे पार करने लगता है। तो हाँ गाइस, आज का जो 27वां चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। तो अब हम अपने 28वें चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत में हम रोल को देख रहे होते हैं जो कि ब्रिज को काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से पार कर रहा होता है, पर वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी स्पीड को तो मेंटेन कर रखा है, लेकिन जो ये हवा चल रही है उसके वजह से जो ये ब्रिज है काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहा है, इसकी वजह से मैं अपना बैलेंस लूज़ कर रहा हूँ। हम तभी देखते हैं जो ट्रैप्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और फायर बॉल्स अपने रोल के ऊपर आने लगती है। अपना रोल सोच रहा होता है अगर मैंने इनको नहीं ख़त्म करा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा और वो उनको अपने स्वॉर्ड से ख़त्म करने लगता है। साथ ही ये भी बता रहा होता है कि मैंने माना ब्लेड से आराम से ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उस चीज़ को शो नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, इतना भी इनफ है। और उन्हें काटते हुए काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से आगे बढ़ रहा होता है और उसे पार करने के बाद वो सोचता है लो मैंने इसको ही पार कर दिया, अब सिर्फ लास्ट थिंग बचती है, एक लास्ट कोर्स। उसके साथ ही हम देखते हैं एक गुफा में अपना रोल बढ़ने लगता है और वो बोल रहा होता है इस केव में काफ़ी ज़्यादा हार्ड जो ट्रैप्स हैं वो है गए और मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा उन सभी को डॉज करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। चलो अब मैं यहाँ भी नहीं रुकूंगा और आगे चल के उसे पार कर लूँगा। उसके साथ ही अपना रोल अपने स्वॉर्ड को मैदान में रखता है और काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से वहाँ भागने लगता है। और हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काफ़ी सारे एरोज किसी बंदे के शील्ड पर लगते हैं। हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं जेम्स होता है, जो कि सोच रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है मेरे लिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और साथ में इतनी एज के साथ अगर मैं इस अकेडमी को अटेंड करूँगा तो मेरे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो जाएगा। और तो और यहाँ काफ़ी सारे इन्फीरियर पीपल्स हैं मेरे लिए। और हमें बता रहा होता है कि मैंने इतने ज़्यादा खतरनाक टूर्नामेंट को आराम से कंप्लीट कर लिया था, जो कि ज़्यादातर 20 की एज के बंदे मतलब 20 की एज के बंदे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और तो और मैंने कैपिटल गार्ड के तौर पे भी काम किया और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। और तो और साथ ही ये मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि मैं आगे चलकर जल्दी से जल्दी एक नाइट बनने वाला हूँ। अगर ये मेरे डायरेक्ट मतलब लॉर्ड के डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं होते तो मैं इसमें कभी भी नहीं आता। एक तो वो डाल्टन का किड यहाँ आ चुका है, साथ ही यहाँ एक और बंदा आ गया है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग कर रहा है, वो एस्थोन का बच्चा। ये सारे के सारे मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। अगर मैंने अपनी टॉप पोजीशन को यहाँ लूज़ कर दिया तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार बात होगी। तभी वो सामने देखता है कि उसे एंड मिल जाता है इस गुफा का और वो बोलता है कि अभी केव एंड होने वाली है, चलो फिर अब इसको पार करते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से उसे पार करने लगता है। उसके रास्ते में जितनी भी एरोज आती है वो उन्हें आराम से काट देता है और उसको पार करने लगता है। और हम देखते हैं उसका रिकॉर्ड 5 मिनट 15 सेकंड आता है और वो बोल रहा होता है कि मैं जीत चुका हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं वो सोच रहा होता है जितना मैंने करा है इस हिसाब से तो मैं आराम से टॉप स्पॉट पे आ जाऊँगा। लेकिन उसके पीछे जो बंदे खड़े होते हैं वो लीडर बोर्ड को देखते हुए कह रहे होते हैं अरे इसे देखो। और वो शौक होते हुए पीछे देखता है, वो पाता है फर्स्ट पोजीशन पे डाल्टन होता है जिसने 4 मिनट 58 सेकंड में उसे पार किया होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है 4 मिनट, अरे नो वे, इतना स्कोर तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में भी सिर्फ भाग रहा होता तो भी मैं इतना नहीं कर पाता। हम देखते हैं डाल्टन को जो कि सोच रहा होता है मेरा वार्म अप तो हो चुका है। और साथ ही हम उस बंदे को देखते हैं मतलब जेम्स को, जो कि सोच रहा होता है इसने मेरा प्लान की धज्जियाँ उड़ा दी। ये टेम्पलेशन फैमिली वाले मेरा दिमाग ख़राब करके रखते हैं। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। हम डाल्टन को देखते हैं जो कि बोल रहा था मैं राहुल को कहीं नहीं देख पा रहा, आखिरकार वो कहाँ है। और डाल्टन की ऐसी बात सुनने के बाद जेम्स सोचता है आखिरकार ये राहुल को क्यों ढूंढ रहा है, मैं यहाँ भी तो खड़ा हूँ, ये मेरे से तो पूछ भी नहीं रहा। साथ ही वो देखता है वो जो डाल्टन होता है सभी से पूछ रहा होता है तुमने क्या राहुल को देखा, क्या राहुल यहाँ आया। और इन सभी चीज़ों से जो जेम्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एस्थोन का किड वो मेरे सच में दिमाग ख़राब कर रहा है। साथ ही वो सोच रहा होता है और तो और अब तो मेरी सेकंड पोजीशन पक्की है, क्योंकि डाल्टन से ज़्यादा तो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है। और मैंने तो हाँ मैंने अब टॉप स्पॉट को गैदर कर लिया है, मतलब उसका ये होता है कि अब रॉल सेकंड पोजीशन तक नहीं आ सकता क्योंकि उसका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर तभी वो सोच रहा होता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। सभी बंदे देखते हैं और हम देखते हैं लीडर बोर्ड पर जहाँ अपना रॉल फर्स्ट पोजीशन को प्राप्त कर चुका होता है।
उसका पोजीशन में जो टाइम होता है वो होता है 4 मिनट 55 सेकेंड। इन सभी चीज़ों से सारे बंदे शॉक होते हैं। साथ ही सारे लोग कह रहे होते हैं रॉल ने फिर से डाल्टन को थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया, आखिरकार वो इस चीज़ों को कैसे कर पा रहा है। हम रॉल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मेरा प्लान इस बार भी सक्सेसफुली काम कर गया। उसके साथ ही हम देखते हैं जेम्स को जो कि रॉल को देखते हुए सोच रहा होता है आखिरकार ये कैसे कर पा रहा है, ये तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं है। साथ ही डाल्टन सोच रहा होता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि जो मेरी एकेडमिक लाइफ है वो उतनी बोरिंग नहीं जाएगी जितना मैंने सोचा था। साथ ही हम देखते हैं जितने भी हॉल में बैठे बंदे होते हैं वो रॉल को देखते हुए सोच रहे होते हैं इसने आराम से फर्स्ट प्लेस को फिर से पा लिया, सच में रॉल काफ़ी अच्छा कर रहा है। सारे लोग अपने डायलान को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। डायलान भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और बोलता है थैंक यू। तभी जेम्स और डाल्टन के फादर बोल रहे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रॉल की मूवमेंट्स को देखना, इस सच में क्या आपने रॉल को कुछ टेक्निक सिखाई है इतने कम एज में। और जेम्स का फादर बोल रहा होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी रॉल से क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो तो जेम्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। और वो पूछ रहे होते हैं कि डायलन आपने ऐसा क्या करा, तो डायलन बता रहा होता है कि रॉल हमारा एक स्पेशल वन है फैमिली में से और वो उसने ऐसी वेरियस स्किल्स को आराम से सीख लिया था। साथ ही जो डायलन होता है मन में सोच रहा होता है इनको मैंने आंसर तो दे दिया है लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि रॉल ऐसा कैसे कर पा रहा है, उसने तो मुझे भी कभी नहीं बताया। और वो बता रहा होता है कि जो जेम्स है मैकनेल फैमिली से, वो अपनी शॉर्ट स्किल्स का अच्छा से प्रदर्शन करते हुए सभी ऑब्स्टिकल्स को काट रहा था। और जो डाल्टन था उसने अपने डबल स्वॉर्ड का टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सभी ऑब्स्टिकल को आराम से पार कर रहा था। और उसी तरह जो अपना रोल था उसने भी ग्रेट स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए सभी को प्रदर्शन अच्छा दिखाया। लेकिन जो अलग चीज़ थी वो ये थी कि उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली मूवमेंट्स करी जो कि बियॉन्ड थी हमारे एक्सपेक्टेशंस थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है रोल के हिसाब से। और साथ ही उसने एक भी ट्रैप को एक्टिवेट नहीं किया और वो ऐसे पार कर रहा था जैसे कोई एक्सपीरियंस बंदे ने कई बार ऐसे पार कर रखा हो। ये आखिरकार क्या हुआ। साथ ही मैं उसने तो अपना माना ब्लेड भी इस्तेमाल नहीं करा जैसे कि जेम्स और डाल्टन ने करा है। और तो और जो फैक्ट है वो ये है कि इसने अपना जो एक्सपर्ट जो स्टेज है वो अब तक रीच तो कर लिया है लेकिन ये किसी चीज़ को बता नहीं रहा और अब तक इसने किसी को ये चीज़ें शो भी नहीं करी। ये सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुका है। और तो और इसने मुझसे झूठ बोला है, मैं उसे बाद में समझा तो दूंगा लेकिन फिर भी रॉल मुझे तुम पे काफ़ी ज़्यादा नाज है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है रॉल मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड करता हूँ। और गाइज अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरी जो नाक है उसमें इन्फेक्शन हो चुका है तो मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सी फील आ रही है। तो हाँ, हमारा सीन शिफ्ट होता है और काफ़ी सारे लोग बाहर चलते हुए आ रहे होते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड टेस्ट को भी कंक्लूड करते हुए हमारा जो प्लेसमेंट एग्ज़ाम है वो अब फिनिश हो चुका है। उसके साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स थे वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं, सारे लोग उनको चीयर्स करने लगते हैं और अपना रोल हमें बता रहा होता है। जैसे मैं बाहर आया तो मेरे जितने भी फेलोज़ थे वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगे और मैंने उनसे उनसे बचने के लिए मैं कैरेज में चढ़ गया था। और हम देखते हैं रोल को जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है मैंने काफ़ी ज़्यादा ईजी जाने का सोचा था लेकिन मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। साथ ही वो बोल रहा होता है अब मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ थोड़ी देर। उसके साथ ही जो अपना रोल होता है वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद करता है और उसका सीन शिफ्ट होता है एक केव की तरफ। अपना रोल सपना देख रहा होता है अपनी पास्ट लाइफ का जिसमें वो बाग डोयूंग होता है और वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं एक गिल्ड मास्टर को जो कि बोल रहा होता है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो कि तुम्हारा जो ये एनपीसी है ये तुम्हारी फैमिली बन चुका है और तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, ये एक ऑर्फन है और तुम भी वैसे एक ऑर्फन ही तो हो, कोई बात नहीं। और वो उसको मारने के लिए आ रहा होता है और तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलता है कि मैंने तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाइसली बोला था कि तुम्हें मेरी गिल्ड ज्वाइन कर लेनी चाहिए लेकिन तुमने उसको मना कर दिया और तो अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, भले ही तुम रैंक 1 के क्यों ना हो लेकिन तुम हमें कभी नहीं मार पाओगे। हम देखते हैं बाग डोयोंग को जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो चुका होता है लेकिन जो गिल्ड मास्टर होता है उसे बोल रहा होता है कितना ज़्यादा स्कैरी लग रहे हो तुम, मैंने तो सिर्फ यहाँ कुछ एनपीसीज को ही तो मारा है, तुम इतना तो गुस्सा क्यों हो। हम देखते हैं बाग डोयोन को जो कि सोच रहा होता है तुम्हारे लिए सिर्फ एक एनपीसी होगा लेकिन मैंने इसको पूरी ज़िंदगी अपने साथ प्रोटेक्ट किया है। और हमें बता रहा होता है कि जो ये लड़की थी ये उसे मेन क्वेस्ट के दौरान मिली थी और उसके बाद उसने उसे लगभग 1 साल तक प्रोटेक्ट किया और धीरे धीरे करके बाग डोयोंग की वो एक फैमिली बन चुकी थी क्योंकि जो अपना रोल था वो पिछली लाइफ में एक ऑर्फन था। उसके साथ ही वो बता रहा होता है कि इस गिल्ड वालों ने सिर्फ एक क्वेस्ट के नाते ऐसे एक बंदे को मार दिया जिसको मैं सब कुछ समझता था। और हम देखते हैं गिल्ड मास्टर को जो कि हंसते हुए कह रहा होता है इसे तो देखो मैंने तो सिर्फ उसे मारा है और मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम इतना चिंता मत करो।
तभी जब अपना बाइक ड्राइंग होता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा माना निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं सभी लोगों को जो कि धीरे धीरे मरने लगते हैं उसकी पावर की वजह से। और वो बंदे उनके सर में जाके खंजर लग जाते हैं। अपने जो रोल होता है वो अपने उन चक्कुओं को, सॉरी इनको क्या बोलते हैं, डैगर्स को, हाँ, उनको अपने साइकोकाइनेटिक पावर से इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मार रहा होता है। सारे लोग घबरा जाते हैं और हम देखते हैं रोल को जिसने उस लड़की को लेटा दिया होता है। और वो बंदे बोल रहे होते हैं भले ही तुम एक रैंक 1 के प्लेयर हो लेकिन तुम्हारी जो पावर्स है सच में काफ़ी ज़्यादा है। और जो गिल्ड मास्टर होता है बोलता है गाचा कंपनी भले ही इसको इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर दे दी लेकिन मैंने तो काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड किया था, मुझे फिर भी इतनी बेकार स्किल्स मिली हैं। और हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि अपना रोल उसके सामने आ चुका होता है अपने डैगर को इस्तेमाल करते हुए। और वो बोल रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एनपीसी को क्यों मार रहे हो, मुझे सब चीज़ें एक्सप्लेन करो अभी। उसके साथ 28th चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।